सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पॉलिटी की सीरीज है जिसमें मैं ए टू जेड कवर करने वाला हूँ, लक्ष्मीकांत का और मेरे विजन आइज का नोट्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके। अभी मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कसम खा के बोलता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने कुछ बोला भी तो भाई लूप होल्स तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे पहले भी कुछ आर्टिकल्स और कुछ चीजें हैं जो आगे आके डिस्कस करेंगे। जो जो लक्ष्मीकांत में पहले दे रखा है वो हम थोड़े आगे करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि विजन आइज में ऐसे ही चला हुआ। ठीक है, तो फिर पार्ट वन के आर्टिकल वन पे जाते हैं। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले ये हमको क्या दिखाता है, इंडिया जो कि नेम है हमारी कंट्री का, और भारत वो भी नेम है। और ये दो दो चीज के बारे में क्यों बोल रहा है, इंडिया डेट इज भारत? क्योंकि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तब दो नाम आ रहे थे आगे, इंडिया बोला जाए या भारत बोला जाए। कुछ लोग मॉडर्न थे, बोलते भाई अब हमारा देश आजाद हुआ है तो हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ेंगे, तो वो बोले कि इंडिया रख दो। और जो एथिक्स के साथ रहना चाहते थे वो चाहते थे कि हमारा देश ही कल्चर का प्रतीक है, ट्रेडिशनल्स, तो ट्रेडिशनल नेम यूज करेंगे, दैट इज भारत। और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या बताता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है टाइप ऑफ पॉलिटी, कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मिलके बना हुआ है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारी पॉलिटी ऐसी है कि अगर कोई स्टेट इंडिया के यूनियन में आ गया तो वो वहां उसको छोड़ के नहीं आ सकता। सिमिलरली यूएसए का क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन मतलब वो लीगली बाइंड नहीं है, वो छोड़ सकते हैं यूएसए की स्टेटहुड को। इसलिए जब ये बना, यूएसए बना था तो उसके पास 13 यूनिट्स थी। और इसके बाद एक टर्म और आता है कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। और ये चीज हमको तीन चीजों के बारे में और बताती है। आर्टिकल वन तीन चीजों के बारे में और बताता है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और जो आगे एक्वायर कर सकते हैं हम। समझे कि इंडिया में यूनियन में क्या क्या आता है? टेरिटरी आती है, और फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी आती है, और जो आगे जाके एक्वायर हो सकती है। तो अभी प्रेजेंटली कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, कमेंट में बताओ। 28 स्टेट्स है, ठीक है। अभी इस चीज को बता दो कि जो पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक एक्सेप्शन, उसमें हैगा टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड आर्टिकल 370। अभी मैं बताता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में जब हमने आर्टिकल 370 मतलब स्टेटहुड शिप हटाई थी ना, तो हमने क्या किया था, हमने सिंपल मेजोरिटी के थ्रू इसको किया था। अगर हम स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जाते तो ये शायद से नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। रेटिफिकेशन क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, अभी इतने ठीक है इस चीज के लिए। ठीक है, अभी मैं एक और बात बताऊं, दिल्ली और पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी, उनके पास अकेले ही लेजिस्लेचर है। समझ रहे हो? लेजिस्लेचर मतलब दिल्ली अकेले, मतलब उसके पास खुद की लॉ बनाने की पावर है, मतलब उसकी खुद की गवर्नमेंट है। दिल्ली एंड पुडुचेरी, पुडुचेरी तो तीन स्टेट्स में डिवाइडेड है ना। अब एक चीज, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन बड़ा है? चलो बहुत अच्छे से बताता हूं मैं आपको कि यूनियन ऑफ इंडिया में बस स्टेट्स आते हैं, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो स्टेट आ गया, फिर यूनियन टेरिटरीज भी आ गई, और आगे आने वाली टेरिटरीज भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। तो स्टेट का मतलब क्या हो गया, मैंने मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट अकेला क्यों किया कंसिडर, हम उसमें यूटी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो स्टेट है वो टर्म स्टेट रिप्रेजेंट करता है एक रीजन को। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम पे वो एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था। सिंपल। चलो तो फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। सो सो let's go to article number 2 of the constitution which says that admission of new states.
empower parliament to admit into union or establish new states on terms and condition as it think fits or not. ठीक है, सिंपल है भाई। पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि तुमको नई स्टेट्स को ऐड करना है तो आर्टिकल 2 के थ्रू ऐड कर सकते हैं, जो बेसिकली इंडिया का पार्ट नहीं है। स्टेट हमारे इंडिया में मिलना चाहता है, जैसे बांग्लादेश है, वो कहे कि भाई अब हमको इंडिया से जुड़ना है, हम लोग से अपने राइट्स नहीं संभाले जा रहे हैं, आर्टिकल 2 के थ्रू उसको जोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान हमारा है, आर्टिकल 2 के थ्रू उसको जोड़ दिया जाएगा। सिंपल है, इस आर्टिकल में कुछ नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 में, जो बोलता है फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब सिंपल से है, जो स्टेट है उसकी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज को हम ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी कर ले, आर्टिकल 3 के ये उसका एप्लीकेशन है। अगर तुमसे बोला जाए कि हमको मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाना है तो आर्टिकल 3 का यूज करके ही तुम उनको मिला सकते हो। गेटिंग इट? तो हम उसको, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम इंक्रीज कर देंगे साइज को, या हम डिक्रीज कर देंगे, या बाउंड्रीज को अल्टर कर देंगे, या फिर हम, अगर तुमको नाम भी चेंज करना है कि भाई अब मेरे को मध्य प्रदेश नहीं, मेरे को सेंट्रल प्रदेश करना है, तो भी आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। और लास्ट चीज, एरिया और यूनियन, मतलब थोड़ा सा एरिया और यूनियन टेरिटरीज उनको ज्वाइन करके हम नया एरिया भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाइड है। सबसे पहले तो हमको हमको सबसे पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए कि हाँ अल्टरेशन करना है बाउंड्रीज का, और प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं करना तो नहीं करना भाई, सीधी बात है। और दूसरा, ये जो बिल पास हुआ उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी भेजा जाएगा, कंसल्ट कर लेंगे। अब स्टेट बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो नहीं मानते, क्योंकि ये आती है पावर सेंटर के अंदर। सेंटर करेगा, पार्लियामेंट अपना एक्शन लेगा। इफ ही वांट टू अल्टर ही विल अल्टर, इट डजंट मैटर व्हाट स्टेट्स वांट। ओके, इसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 4, जो बस इतना ही बोलता है कि जो आर्टिकल 2 एंड 3 पास होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता है, मतलब आर्टिकल 368 का यूज नहीं होता है। सिंपल तरीके से बोलें कि ये है जो आर्टिकल 2 एंड 3 वो नॉर्मल अमेंडमेंट के थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आर्टिकल 368 इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट इट इज। अब हम जाते हैं आगे एक नई कहानी की ओर। ठीक है, तो 1969 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो, तुमको अगर एल्टर करना है या फिर अंदर ही अंदर जो कुछ करना है तुमको मिलाना है, तो फिर ये तो नॉर्मल लेजिस्लेचर अपना काम खुद कर सकता है, उसमें कोई भी मतलब अपन को एग्जीक्यूटिव मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमको अपनी स्टेट का मतलब अपना हाथ पैर कुछ भी आपको देना है किसी और स्टेट को, मतलब किसी और कंट्री को, स्टेट में बोल रहा हूं, अगर तुमको अपना कोई स्टेट, जैसे कि अपन ने बोला कि बंगाल अगर बांग्लादेश को देना है, तो ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है कि तुम अपना स्टेट, और सिंपल सिंपल सी बात है कि हमको किसी और स्टेट को जोड़ना है, जैसे कि हमको मॉरिशस जोड़ना है, तो सिंपल है, तुम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालो और तुम इसको अपने में इंक्लूड कर लो। अगर तुमको बांग्लादेश लाना है तो भी सिंपली अपने में मर्ज कर लो, लेकिन तुमको अपना कुछ देना है तो नहीं दे सकते भाई, इतना बोल दिया गवर्नमेंट ने हमारी। चलो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करना चाहता हूं, जो कि है तो इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक भी है। अब मैं बात करना चाहता हूं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर है 4096 किलोमीटर लंबी, और ये इसको रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है मेरे हिसाब से। अभी हुआ क्या कि एनक्लेव मतलब सर्कल है, सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल, उस छोटे से सर्कल को हम एनक्लेव बोल सकते हैं, समझने के लिए ये समझ जाओ। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एनक्लेव्स थे, इंडिया के अंदर थे बांग्लादेश के एनक्लेव्स, और बांग्लादेश के अंदर थे इंडिया के एनक्लेव्स। तो जो इंडिया के एनक्लेव्स थे बांग्लादेश में वो थे 111 एनक्लेव्स,
और बांग्लादेश के पास थे इंडिया के 51 एनक्लेव्स। तो ये एनक्लेव्स ऐसे थे कि भाई हमारी टेरिटरी के अंदर उनके एनक्लेव्स थे। तो प्रॉब्लम इन एनक्लेव से आ ये रही थी कि भाई जो बांग्लादेशी है वो इन एनक्लेव्स में जाते थे और एनक्लेव के थ्रू इंडिया में इलीगली एंटर कर देते। तो इंडिया, हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये बांग्लादेशी कहाँ से आ गए इतने सारे, तो इन एनक्लेव्स के थ्रू आए। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2015 में, और ये ना बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना। लेकिन इसका जो बेस रखा गया था वो 2011 में ही रख दिया गया था, सितंबर में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब मैं कुछ जगह के नाम बता देता हूँ जो बांग्लादेश के इंडिया में थे। सिताई और धिनकाटा, सॉरी, धिनकाटा। एंड जो इंडिया के थे बांग्लादेश में, इसके साथ बहुत सारे थे भाई, 111 एंड 51 नॉट लेस। इंडिया के थे फुलबारी हो गया और एक बुर्गमारी, ऐसा कुछ नाम का था। ठीक है, ये डिस्प्यूट था। तो इसको ना हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 2015 में सॉल्व किया। हमने एनक्लेव शेयर किए, बांग्लादेश को दिए 111 एनक्लेव्स इंडिया के, और हमने 51 एनक्लेव्स ले लिए और अपनी टेरिटरी को सिक्योर कर दिया इलीगल इमिग्रेशन के और जो टेररिज्म। छोड़ जाने दो टॉपिक। अब हम अपने बेसिक टॉपिक पे आते हैं, जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था 1947 को। ओके, और इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया अपना डोमिनियन इंडिया, डोमिनियन पाकिस्तान, एंड थर्ड वन इज द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को यह बोला गया कि भाई सुनो, तुमको यहाँ रहना है, इंडिया में रहना है, इंडिया में रहो, पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान में जाओ, और हाँ, अगर तुमको खुद से अपना इंडिपेंडेंट रहना है तो वो भी तुम ले लो। तो अभी उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे 552। 549 बोले कि भाई हम इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में खुश है। और उसके बाद 3 स्टेट्स आए, नाम बताता हूँ, हैदराबाद, जूनागढ़, एंड द लास्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर। ये बोलते हैं, ये इन्होंने भाई इतना नाटक कर रखा था, कितना नैशी थे ये स्टेट्स। ये बोले कि नहीं, हमको यूनियन में नहीं जाना, ये वो फलाना ठिकाना। कुछ टाइम बाद हमने हैदराबाद को लाठीचार्ज से, मतलब पुलिस पुलिस एक्शन से अपने स्टेट में इंक्लूड कर लिया। जूनागढ़ में तो रेफरेंडम किया, लोग बोले इंडिया 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 इंडिया, एंड दे आर इन। लास्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर, सबको पता है। अब हम बात करते हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स था। तो 1950 में जो हमारे स्टेट्स थे उनके 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थे। पार्ट ए में थे जो कि ब्रिटिश प्रोविंस में थे, मतलब जो गवर्नर प्रोविंस था, समझे, जो ब्रिटिश राज करे थे उनको गवर्नर प्रोविंस बोला जाता है। पार्ट 2 में थे प्रिंसली स्टेट्स। थर्ड वन इज फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स, एंड फोर्थ वन इज पार्ट डी, वो था यूनियन टेरिटरीज। तो पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार था। तो पार्ट डी में बता देता हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं। पार्ट ए में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। पार्ट में बी में जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें इंक्लूड कर दिया हमने पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म बताओ भाई। फिर उसमें महा मध्य भारत, ये सब इंक्लूडेड है। अब जब ये हमारा स्टेट डिवाइड हुआ, उसके पहले ना बीचों बीच कुछ हल्ला गुल्ला होने लगा। हल्ला गुल्ला इस बात का हो रहा था कि भाई जो हमारा इंडियन की साउथ स्टेट, तो जैसे कि ये हम आगे बढ़ते गए और हमारी स्टेट्स को डिवाइड करते गया, तो साउथ तरफ से एक आवाज आती गई कि भाई हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी स्टेट्स दो। मतलब मद्रास बोलने वाले अलग, मराठी बोलने वाले अलग, और जो मलयालम बोलने वाले उनको अलग स्टेट चाहिए, और बाकी तेलुगु वेलुगु बोलने वाले सबको अलग स्टेट चाहिए। अब इस बेसिस पे कुछ कमेटियां बनाई गई। सबसे पहले आया एस के धार कमीशन 1948 में। इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इसने ये सीधी सी बात बोली, भाई ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप बोल रहे हो वो लाता हमारे कंट्री के अंदर एक डिविजिव टेंडेंसीज, तोड़ने की बातें कर रहे हो आप। हमको सिर्फ अपने स्टेट्स उस तरीके से बनाने चाहिए जिसमें हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। और हमारी सेंटर ने बोला वाह भाई वाह, मजा आ गया। लेकिन स्टेट बोला नहीं, नहीं, क्योंकि पावर तो लोकली चल रही है ना। स्टेट जो डिमांड करेगा, उसके लोग जो डिमांड करेंगे, कैसे वो पावर में आएंगे अगर सेंटर हर कुछ कर जाएगा।
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारे आता है अगला कमीशन, जे वी पी कमेटी ऑफ कांग्रेस। इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टापी सीतारमैया। इनका भी सेम ही रिजल्ट था कि नहीं भाई, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते भाई स्टेट्स का। सीधा सिंपल सी बात है भाई, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेंगे। और उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इनका 1949 में रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पे मेन फोकस था कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। सब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉज कैसे होंगे, ये सब कैसे होंगे, ये तो साइड में चल रहा था, साइड वर्किंग हो रहा था। जेपीवी कमेटी आ रही है, ये माइनर टॉपिक हो गए थे उस टाइम पे। अभी तो बड़ी बात हो जाती है अगर कोई स्टेट बोल दे कि हमको अलग स्टेट चाहिए, केरला वालों को अलग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। खालिस्तानी वालों की भी बोल रहा हूँ मैं, समझ जाओ। अब हाँ, जब जेपीवी कमेटी आई उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश स्टेट बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ये एक एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, पुट्टी श्री रामुलु, जिनको अजय जीवी भी बोला गया है और अमर जीवी भी बोला गया है। ये फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, और ये चाहते सिंपल से एक ही चीज थे, ये चाहते थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो इसके लिए वो बैठे अनशन पे, वो बैठे 19 अक्टूबर से 15 दिसंबर 1952। इतना दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। 40 मतलब 30 डेज हुआ, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। क्योंकि भाई देखो, बिना पानी के आदमी 8 से 20 दिन तक रह सकता है, लेकिन बिना खाने के तो नहीं, बिना खाने के रह सकता है लंबे टाइम तक, और बिना पानी के जल्दी मर जाता। मतलब 30 दिन बहुत हो जाता भाई, आदमी मर गया। अब हुआ क्या, तो हल्ला हो गया भाई। अब ऐसा हुआ कि अगर आदमी मर गया तो पूरा स्टेट में आग लगा दी लोगों ने। अनशन में मरा है, गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि आराम से हो जाएगा। और एक और बात बता दूं, ये खुद कांग्रेसी थे और कांग्रेस के खिलाफ थे इस डिसीजन के। तो एट द एंड ना 1953 में आंध्र स्टेट बन के आया, जिसने तेलुगु और मद्रास बोलने वाले लोगों को अलग कर दिया। अब अब और हल्ला गल्ला हो गया। उसके बाद आया अपना फैजल अली कमीशन, क्योंकि अब हमने आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दिया है। अब बाकी स्टेट भी बोलेंगे भाई हमने क्या गलती की, हमारे लिए भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओ। तो फैजल अली कमीशन आया, जिनके मेंबर थे फैजल अली, के एम पनिकर और एच कुंजरू। इनने रिपोर्ट सबमिट की 1953 में। अब इनकी रिपोर्ट में पता क्या था, इनकी रिपोर्ट में था 4 पॉइंट्स कि अकेले लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हम दे सकते आपको स्टेट बना के, कि आपने बोला कि हम ये लैंग्वेज बोलेंगे तो आप हमको ये स्टेट दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो अब इनके 4 पॉइंट क्या थे। इनका पहला पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए, कल्चरल होमोजीनिटी होनी चाहिए, और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का बहुत ध्यान रखा जाएगा। कि तुम ऐसा नहीं कर सकते भाई, स्टेट बना दी, अब वो स्टेट बन गई है, अब स्टेट खुद टूटना चाहती है, मतलब जो हमारा नेशन को तोड़ने की बात करेगा उसको हम तोड़ देंगे, बात ये सिंपल सी थी। और फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन तो हमको पता ही है। सिंपल है, कुछ चीजें बताई थी और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी नोट करेंगे, उसके बाद हम स्टेट्स को बनाएंगे। तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पास किया गया था। अब इसने डिवाइड कर दिया स्टेट्स, मतलब इसने मर्ज कर दिया स्टेट्स को। पार्ट ए एंड बी बन गए स्टेट्स ऑफ इंडिया, पार्ट सी को एबोलिश कर दिया और स्टेट्स में मिला दिया, और जो बचा हुआ था डी, वो अपना यूटीज में कन्वर्ट हो गया, जितने बचे हुए थे। जैसे कि अजमेर हो गया, उसको राजस्थान में मिला दिया। विंध्य भारत हो गया, भोपाल हो गया, और उनको उसको क्या मध्य प्रदेश कर दिया मिला के। और रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज वगैरह हो गई। तो एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उस टाइम हमारे पास थे सिर्फ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। और अभी कितने हैं आप मुझे बता दो। आज का टॉपिक मैं यहीं तक करता हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उस लेक्चर में इतना ही टॉपिक डिस्कस हुआ था। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही, कि ये आपको जैसे कि विजन आइज या बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है उसमें दिया जाता है, उसी थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे विजन के क्वेश्चन है, ये आप करके देखो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस इज द सेकंड वन, थर्ड वन,
Fourth one, 5, 6, 7, 8 एंड दैट्स इट। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर आपको पसंद आया तो भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन स्टिल यू नो व्हाट मुर्गा सेज